हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पर। आज है 10 दिसंबर। तो इस वीडियो में हम 10 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, तो पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि आप चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी वीडियो के पीडीएफ मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नरसंहार के शिकार और इसके पीड़ितों की गरिमा और इस अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी यह दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसंबर 1948 को नरसंहार 1948 को नरसंहार अपराध की रोकथाम और सजा के प्रस्ताव पर प्रत्येक वर्ष नरसंहार सम्मेलन आयोजित करने की शुरुआत की थी। इस वर्ष इस महोत्सव की 71वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य नरसंहार कन्वेंशन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नरसंहार अपराध से निपटने और रोकने में इसकी भूमिका को चिन्हित करना और इसके पीड़ितों को याद करना और उन्हें सम्मानित करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तभी हाल ही में भारत के पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 35 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 2002 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। इन्होंने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इन्होंने अपने राज्य और विभिन्न आईपीएल फ्रेंचाइजीज के लिए 204 T20 मैच खेले हैं, जिसमें इन्होंने 123.84 के स्ट्राइक रेट से 23 अर्धशतक की मदद से 4300 रन बनाए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में मोडो डुप्लांटिस और यूमिलर रोहास, इसका आंसर सही होगा तीसरा। इन दोनों ने अभी हाल ही में 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब जीता है। मोडो डुप्लिस ये सितंबर में 20 साल की उम्र में इतिहास में सबसे अधिक आउटडोर वाल्ट 6.15 मीटर बनाने से पहले फरवरी में 2 बार विश्व रिकॉर्ड 6.17 और 6.18 मीटर की तोड़ने के बाद इन्होंने पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए ये चुने गए हैं। इसके बाद पोलिमर रोहास इन्होंने 15.43 मीटर की छलांग में विश्व इंडोर ट्रिपल जंप रिकॉर्ड तोड़ने के साथ 4 ट्रिपल जंप प्रतियोगिताओं में इंडोर और आउटडोर 2020 के साथ सत्र की समाप्ति की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में कौन से नए शहर जोड़े गए हैं? तभी हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में ओरछा और ग्वालियर ये दोनों शहर जोड़े गए हैं। इस योजना के तहत यूनेस्को ऐतिहासिक विकास लैंडस्केप सिफारिशों के आधार पर इन स्थानों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए सर्वोत्तम प्रयास और संसाधन जुटाएगा। इन शहरों को शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़कर 40 हो गई है। ग्वालियर की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी और इस पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल, कछवाहों और सिंधिया का शासन रहा है। ग्वालियर यह बलुआ पत्थर के पठार पर स्थित है
और इसमें स्मारक, किले और महल स्थित हैं। ग्वालियर में हमारे प्रसिद्ध स्थान क्या कौन कौन से हैं? सूर्य मंदिर, जल विलास पैलेस, तानसेन का स्मारक, तिघरा डैम, 15वीं सदी के गुजारी महल व पैलेस आदि यहाँ उपस्थित हैं। इसके बाद ओरछा। ओरछा का अर्थ होता है छिपे हुए महल। ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिए लोकप्रिय है। ओरछा 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ के प्रसिद्ध स्थान है राजमहल, जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया है। इसका लाइसेंस पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना न दिखाई देने के कारण किया गया है। बैंक के जमाकर्ताओं के 99% से अधिक जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के जरिए उनके जमा का पूरा भुगतान किया जाएगा। इस बैंक के समापन पर प्रत्येक जमाकर्ता केवल DICGC, इसका मतलब है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, से 5 लाख तक की अपनी जमा राशि के पुनर्भुगतान का हकदार होगा। अब यह बैंक किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकेगा, ना कोई लेन देन कर सकेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन और नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई से ज्यादा होने का दावा किया है? तो अभी हाल ही में चीन और नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की 86 सेंटीमीटर ऊंचाई ज्यादा होने का दावा किया है। नेपाल और चीन की सरकार ने संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को मापने के लिए एक प्रयास किया था। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की गणना 48.86 मीटर की गई है, जो कि 1954 में से भारत के द्वारा किए गए पिछले माप से 0.86 मीटर अधिक है। तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को माउंट क्वालंगामा कहा जाता है। माउंट कोमोलांगामा लंगमा के रूप में जाना जाता है, जबकि नेपाली भाषा में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्देश्य प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेशिता एवं सतत विकास, उद्यमिता और नवाचार के विजन को बढ़ावा देने में मदद करना और विदेशी और स्थानीय निवेश संचालित करना, दूरसंचार के विकास को प्रोत्साहित करना है। और इस बार इसकी थीम रही है IMC की इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 की थीम रही है इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल। इसे हिंदी में कहते हैं समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी। यह ये जो परियोजना चालू की गई है, तो यह 3 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है। इसका आयोजन 8 से 10 दिसंबर 2020 तक इसका आयोजन किया जाएगा। IMC 2020 का आयोजन भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने भारत में जैव ईंधन विकास के लिए कितना ऋण देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ADB ने भारत में जैव विविधता विकास के लिए $2.5 मिलियन देने की घोषणा की है। ADB ने भारत में अत्याधुनिक जैव ईंधन विकास में सहायता करने के लिए इस राशि को मंजूरी दी है।
यह क्वेश्चन हमारा एडीबी से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा और इसका मुख्यालय है मनीला में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी में ने नर्मदा पुनर्स्थापना परियोजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में एनटीपीसी ने नर्मदा पुनर्स्थापना परियोजना के लिए आईआईएफएम भोपाल के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भोपाल में स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, जिसे हम लोग शॉर्ट में इंग्लिश में आईआईएफएम कहते हैं, इसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईएफएम भोपाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत सरकार से सहायता प्राप्त एक स्वायत्त संस्थान है। यह क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी से रिलेटेड है। इसका मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। आईआईएफएम के निदेशक है हमारे पंकज श्रीवास्तव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां रहा है। भारत को 7 दिसंबर 2020 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 10वें स्थान पर रखा गया है। इसमें भारत का कुल स्कोर 63.98 रहा है। यह लगातार दूसरा मौका है जब भारत 58 अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर जलवायु प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 देशों में के रूप में उभरा है। इसके पहले पिछली बार भारत इस सूचकांक में 9वें स्थान पर था। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे। थैंक यू।